हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं हूं अरुण यादव और पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पार्थ एकेडमी ऑफलाइन बैचेस के लिए बहुत ही लोकप्रिय है अपने क्षेत्र में, और आज से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पार्थ एकेडमी की ये पहली क्लास रहेगी। मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं कि आज की क्लासेस में हम अभी एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी को हम पूरा टारगेट करेंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, देन रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी एग्जाम्स को हम लोग इजीली टारगेट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस चैनल से आप लोग जुड़िएगा और ये चैनल निश्चित तौर पर आपकी एग्जाम्स को क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन का। आज का पहला सेशन है और आपका बिल्कुल प्यार हमारे लिए बरकरार रहे और ये बना रहे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी सारे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। आज का सीट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। केप्रा एग्राकस हिरकस को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि एसएससी सीपीओ ने लास्ट टाइम इसको पूछा गया है और उसके बाद भी ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो साइंटिफिक नेम से बायोलॉजिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर अलग अलग जीवों के और पौधों के नामकरण किए जाते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक आप लोगों को पता होगा कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। इन्होंने अलग अलग जानवरों के जो नाम है वो दो अलग अलग शब्दों में रखे थे। पहला इन्होंने जो शब्द था, पहला शब्द वो किसी भी वंश को इंडिकेट करता है द्विनाम पद्धति के अनुसार, और दूसरा जो शब्द है वो उसकी जाति को रिप्रेजेंट करता है। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। केप्रा एग्राकस हिरकस को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? गाय, यहां पर एक हमारा ऑप्शन है। गाय का जीव वैज्ञानिक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, बोस इंडिकस के नाम से गाय को जाना जाता है। सेकंड यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बकरी। तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है केप्रा एग्राकस हिरकस, बिल्कुल सही आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। पर हम चारों ऑप्शन को यहां पर डिस्कस करेंगे। मुर्गी जो होता है, तो मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है गैलस गैलस डोमेस्टिका, यहां इसका एक नाम हो जाता है। और कुत्ता कैनिस फैमिलियस इसका नाम हो जाता है। तो मैं एक बार लिख दूंगा यहां पर कैनिस फैमिलियस। कैनिस फैमिलियस ये होता है किसका नाम? कुत्ते का नाम। फैमिलियस कुत्ते का नाम होता है कैनिस फैमिलियस। और मैंने गाय का आप लोगों को बता दिया है, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस जो है वो गाय का जीव वैज्ञानिक नाम है, और बकरी का नाम ऑलरेडी हमारे पास में दिया गया है, और मुर्गी का नाम मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। एसएससी सीजीएल ने इसको टारगेट किया था, उसके बाद भी ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ से हर एग्जाम्स कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन टारगेट करता है। हमारे पास में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? पर ग्राम का यहां पर पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं कि डियर, ये जो क्वांटिटी निकाली जाती है प्रति 100 ग्राम के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। यहां हम देखेंगे कि अगर हम सेब का अमाउंट देखें तो सेब में प्रोटीन का अमाउंट सबसे कम होता है। अगर हम लोग सेब को देखेंगे तो सेब में प्रोटीन का अमाउंट सबसे कम होता है। ओनली 0.3 ग्राम पर 100 ग्राम यहां पर प्रोटीन का अमाउंट होता है। किसमें? सोयाबीन, सेब में। तो 0.3 ग्राम की अगर हम बात करें, ये प्रति 100 ग्राम के समथिंग यहां पर होता है। अगर हम लोग सोयाबीन की बात करेंगे तो अगर एक एक्यूरेट डाटा हम लोग देखें तो 36 ग्राम पर 100 ग्राम यहां पर सोयाबीन के अंदर प्रोटीन कंटेंट मिलेगा आपको। गेहूं की अगर हम बात करें तो मात्र 14 ग्राम प्रति 100 ग्राम के यहां पर प्रोटीन यहां पर अवेलेबल होता है। 14 ग्राम प्रति 100 ग्राम। और अगर हम लोग मूंगफली की बात करें तो इसमें अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, 26 ग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से यहां पर आप लोगों को मूंगफली में प्रोटीन अवेलेबल देखने को मिलता है। प्रोटीन का एक सबसे अच्छा जो ऑप्शन है गिवन ऑप्शन में सोयाबीन है। सोयाबीन इसीलिए बेस्ट माना जाता है प्रोटीन के अकॉर्डिंग। अगर मैं प्रोटीन के एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो प्रोटीन का अगर केमिकल कंपोजिशन हम लोग देखें तो प्रोटीन जो होता है, इसकी जो खोज की थी वो बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन, प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ये नाइट्रोजन युक्त एक एलिमेंट माने जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजन इनके अंदर आपको कंटेंट मिलता है।
आप लोगों ने एंजाइम का नाम सुना होगा, ये एंजाइम क्या होते हैं? तो आप लोगों ने एंजाइम का यूज हम लोग करते हैं नॉर्मली, जैसे किण्वन प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। पर यह प्रक्रिया विद द हेल्प ऑफ हम एंजाइम करते हैं कि किसी भी जटिल पदार्थों को अगर सरल में तोड़ना हो तो हमें एंजाइम की हेल्प लगेगी। कई प्रकार के एग्जांपल जो हम आगे के सेशन में फुल डिटेल से आपको हम समझाएंगे। तो नाइट्रोजन युक्त ये पदार्थ होते हैं प्रोटीन, जिनमें नाइट्रोजन एक्स्ट्रा अमाउंट में पाया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन और यहां से बनता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम क्या होते हैं? तो सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहा है। दो क्वेश्चन और भी लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में उन्होंने टारगेट किए थे, प्रोटीन की डिफिशियंसी से कुछ ह्यूमन डिसीज यहां पर हमें होती है। जैसे एक रोग होता है क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग में होता क्या है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसमें बच्चों के अंदर शारीरिक दुबलापन आ जाता है क्वाशियोरकर डिसीज में। मरासमस रोग में क्या होता है कि लूजनेस इन मसल्स यहां पर आ जाती है, कि जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर लूजनेस आ जाती है। ये मरासमस डिसीज के अंदर होता है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग इसके आगे जानेंगे आगे के सेशन में। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस इसका हिंदी टर्म होता है अस्थि सुषिरता या अस्थि सुषिरता रोग, इसको हम लोग बोलते हैं। किस विटामिन का संबंध अस्थि सुषिरता से है? इसको आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल लिख लीजिएगा। छपने वाले क्वेश्चन में से ये आता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस कई एग्जाम में आ चुका है। ये क्या है? देखिए, मैं आपको हड्डी की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि हमारे शरीर के अंदर जो अस्थियां होती है, इसका स्टडी जो है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी होता है, और हड्डी की जो एक सेल होती है, क्योंकि हर एक टिश्यू किसी सेल से बना हुआ होता है, तो बोन्स की जो एक सेल होती है वो ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर और भी ढेर सारे टर्म्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट होता है। इनके बारे में भी हम लोग आगे की क्लास में जानकारी लेंगे। पर आज की क्लास में मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। हड्डियों का अध्ययन हम लोग ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया, और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर हम लोग देखें तो और भी टर्म आते हैं कि विटामिन डी का संबंध आप लोगों को सभी को पता होगा हड्डियों से होता है। कई बार आप लोगों ने सुना है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, सूर्य प्रकाश में किसी प्रकार का विटामिन नहीं होता है। ये सारी केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। होता यह है कि हमारी बॉडी में हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, हमारी त्वचा होती है, उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, और इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब सूर्य से आने वाली यूवी रेज जो यहां से रिएक्ट करती है, यूवी रेज जब रिएक्ट करती है किससे? कोलेस्ट्रॉल से, तो यहां पर विटामिन डी का संश्लेषण होता है। विटामिन डी जिसे हम लोग केमिकली कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और आप लोग सभी को पता होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग भी होता है, और रिकेट्स में जो हड्डियां हैं वो अत्यंत दुर्बल हो जाती हैं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टारगेट करें, अस्थि सुषिरता का संबंध किससे है? तो विटामिन डी इसका एक करेक्ट आंसर हम लोग मानेंगे, जिसे हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। सनशाइन विटामिन इसे हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यूवी रेज से कोलेस्ट्रॉल की क्रिया के दौरान बनता है। सेकंड थिंग, ये जब सेक्रेशन होता है तो ये हार्मोनल की तरह निकलता है, इसलिए इसके हार्मोनल विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दो नाम मैंने आप लोगों को बताया। इसके अनादर जो जानकारी है वो भी हम लोग अगले सेशन में लेंगे। ठीक है, मैं आपको सारी थोड़ी थोड़ी जानकारी सारे विटामिन की दे देता हूं। देखिए, विटामिन बी जिसे हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, आप एक बिल्कुल वन लाइन फैक्ट वाला क्वेश्चन बनता है यहां से, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रेटिनॉल आप लोगों को पता होगा आंखों से संबंधित विटामिन माना जाता है। इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक एक रोग होता है, जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। और इस रोग में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जब लैक ऑफ लाइट होता है, प्रकाश की कमी होती है, तो प्रकाश की कमी में व्यक्ति को ठीक से विजन नहीं हो पाता है, तो इस रोग को हम लोग बोलेंगे रतौंधी। और रतौंधी किसकी भी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा हमारा विटामिन ए की कमी से। अगला हम लोग जो टॉपिक है हमारा विटामिन सी, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। दुनिया के सभी साइट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। विटामिन सी जिसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन सी साइट्रस फ्रूट में मिलता है, जैसे जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर। और इसकी कमी से एक रोग होता है, इस रोग को हम लोग कहते हैं स्कर्वी।
स्कर्वी नाम का जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। इस कमी का अगर जो सिम्टम हम लोग देखेंगे तो मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है स्कर्वी डिसीज में। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी जानकारी आप लोगों को समझ में अच्छे से आई होगी। विटामिन अगर हम लोग देखें तो विटामिन का केमिकल कंपोजिशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो विटामिन जो होते हैं प्रोटीन की तरह इनके अंदर भी एक केमिकल कंपोजिशन हम लोग देख सकते हैं। इनमें केमिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स्ट्रा अमाउंट में एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल आ जाता है। जब इतने सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो बनाएगा विटामिन। विटामिन की जो खोज की थी वो फंक ने की थी। अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, इनको हम थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन और भी विटामिन के बारे में बहुत सारी जानकारी जो आगे के सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपसे एक निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करें। देखिए यहां एमटीएस में ये टारगेट किया गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है। चलिए मूव करते हैं, इसी के साथ में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत शानदार क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने रखे हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण ऊपरी मुखी गति में मदद करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अगर आप लेवल देखोगे तो एसएससी की सभी एग्जाम्स में आया हुआ है। एमटीएस, सीजीएल सभी इसको टारगेट कर चुका है। देखिए कुछ प्रोसेस होती हैं जिसे हम लोग अगर देखेंगे हमारे जीव जंतुओं के अंदर भी दो प्रकार की, अगर हम लोग देखें संवहन के लिए दो प्रकार की चीजें होती है वाहिनियां, जैसे एक धमनी और एक सिरा। ठीक उसी प्रकार जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी दो टाइप के ऐसे संवहन ऊतक पाए जाते हैं जिनके में हम लोग नाम लेते हैं जाइलम और फ्लोएम का। तो एक आप लोगों ने जाइलम के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, जाइलम क्या होता है, और एक होता है फ्लोएम। अगर मैं अभी आपको इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूं, वैसे ये बहुत बड़े टॉपिक है, इनकी सेल्स को देखा जाए तो जाइलम जड़ों से पानी और खनिज लवणों को ऊपर की तरफ लेकर आता है, ये आप लोगों ने जाना होगा। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा फोटोसिंथेसिस करके जो खाना निर्माण किया जाता है उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। पर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, ये जानकारी आज के एग्जाम्स के लिए इतनी सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि जाइलम जो होता है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। जाइलम के अंदर प्रमुख रूप से चार प्रकार की सेल होती है जिसे हम लोग स्किप किए बैठे हैं, और आज के एग्जाम्स में ये चीजें आती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जाइलम पेरेन्काइमा नाम की एक सेल होती है, जो शायद नहीं पढ़ पाते हम लोग, जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा के बाद में आप लोगों ने वेसल्स का नाम सुना होगा जिनको हम लोग वाहिका बोलते हैं, वाहिका वो भी जाइलम की एक सेल्स होती है। इसके बाद में एक सेल होती है, वाहिनिका ट्रैकिड्स जो जाइलम की एक सेल होती है, और एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा भी जाइलम की एक सेल्स होती है। उसी प्रकार हम फ्लोएम की बात करें तो 5 प्रकार की सेल से फ्लोएम मिलकर बना होता है, जिसके अंदर आप लोगों को मैं हल्की फुल्की जानकारी अभी दे रहा हूं। जैसे सीव सेल्स आ जाती है, सीव ट्यूब्स आ जाती है, इसके अंदर कंपेनियन सेल्स आ जाती है जिसको हम लोग सर्सरी कोशिका के नाम से जानते हैं। एक आ जाता है फ्लोएम पेरेन्काइमा और एक आ जाता है फ्लोएम फाइबर। ये सारी जानकारी मैं आपको आगे की क्लास में भी देने वाला हूं। फिलहाल आप क्वेश्चंस पर आ जाइएगा कि जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज लवणों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में कौन मदद करता है। तो इसका सही जवाब होगा डियर स्टूडेंट ट्रांसपिरेशन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि पौधे जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी पत्तियों तक पहुंचता है तो फोटोसिंथेसिस के बाद में इस एक्स्ट्रा अमाउंट को बाहर करना होता है पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, इन रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब वाष्पोत्सर्जन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आउट होगा, कहां से, पौधों से। अब देखो इसके बारे में और भी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार एग्जाम ने इस क्वेश्चन का टारगेट किया था कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला पैमाना कौन सा होता है। तो बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। इस पैमाने का नाम हो जाता है गेनांग पोटोमीटर। गेनांग पोटोमीटर, मैंने आपसे कहा है कि ये YouTube चैनल आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। आपकी सारी एग्जाम यहां से निकलने वाली है, बस आप इन कंटेंट को अच्छे से नोट्स बना के लिखते चले। तो गेनांग पोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है कि वाष्पोत्सर्जन कितना हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स का एक छोटा सा टर्म होता है। सर आप बोलोगे कि सर आप बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स में चले गए। देखिए फिजिक्स से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं आपसे।
यहां से और भी कई सारे क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। फिजिक्स में एक छोटा सा टर्म होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जिसका वन लाइन फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि पानी की बूंदे गोल होती हैं, जो छोटी मोटी एग्जाम्स में आ जाता है, पानी की बूंदे गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। बट मैं आपको बता दूं, इस सरफेस टेंशन के अंदर दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव और एक होता है एडेसिव, कोहेसिव एडेसिव। तो कोहेसिव एडेसिव की वजह से यहां पर कैसिकत्व भी लगता है, इस कैसिकत्व को भी हम लोग देखेंगे, कैपिलरिज्म। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पानी, जड़ों के द्वारा पानी ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो इस प्रक्रिया का नाम आप लोग बताओगे कैसिकत्व, कैपिलरिज्म। इस कैपिलरिज्म की वजह से पानी ऊपर तक चढ़ता है। तो यह बात आपको विशेष विशेष ध्यान देना है। एक और आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर एक प्रोसेस पूछी जाती है अंतःपरासरण, अंतःपरासरण की प्रक्रिया, अंतःपरासरण की प्रक्रिया का भी यहां पर योगदान होता है। इनको मैं आगे की क्लासेस में डिटेल आपको समझाने वाला हूं। ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पत्तियों, पानी, जो खनिज लवणों और ये सब ऊपर जाते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को मैं टारगेट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? फोटोसिंथेसिस को सभी लोग जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसके अंदर हम लोग प्लांट्स के अंदर फूड को बनाते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में हम होते क्या है, सभी को इसका रिएक्शन पता होगा। 6CO2 और 6H2O मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है C6H12O6, और एक्स्ट्रा अमाउंट में 6O2 यहां से रिलीज हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो प्रक्रिया होती है इन द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होगी। यहां क्लोरोफिल भी नीड होता है, क्योंकि पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब आप ध्यान रखिएगा, यहां पूछा गया है ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा के रूपांतरण होते हैं, जैसे हमारे घर में बिजली का पंखा होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हमारे घर में हीटर अवेलेबल होता है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसी एक मैकेनिज्म का नाम यहां पर पूछा गया फोटोसिंथेसिस। देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इसको समझाना चाहूंगा कि फोटोसिंथेसिस में बिना सनलाइट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहां पर सबसे ज्यादा नीड रहती है सनलाइट की, यानी कि सौर ऊर्जा, जिसे हम लोग हिंदी में सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह सौर ऊर्जा आगे चलकर एक केमिकल कंपाउंड में ही तो कन्वर्ट हुई, केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हुई, यानी कि एक कंपाउंड बना। तो हम ना ओवरऑल बोलेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी हमारा यहां पर आंसर होने जाना है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस के लिए। बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चंस को देखिएगा, कई एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं नोट डाल रहा हूं, कई बार आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण से क्या करेंगे। चलिए बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने टारगेट किया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विल्सन रोग का एक लक्षण नहीं है? विल्सन रोग का एक लक्षण नहीं है, यह क्वेश्चन हमारे सामने आया है। देखिएगा विल्सन डिसीज क्या होता है, जिनको ये जानकारी नहीं है मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में धातुओं की अगर अधिक मात्रा हो जाए तो कई सारे रोग पनप जाते हैं। जैसे कमी से भी रोग होते हैं, अधिकता से भी रोग होते हैं। अगर हम लोग कुछ बेसिक रोगों को देखें जो एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग डिफिशियंसी ऑफ आयरन देखें कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा इसको। इसे हम लोग अरक्तता या एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सेकंड थिंग, अगर मैं आपको बताऊं, एक डिसीज होती है, एक मेटल होती है कैडमियम। मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ढेर सारे बताऊंगा। कैडमियम, अगर कैडमियम की अधिकता शरीर के अंदर हो जाती है तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है इटाई। इटाई रोग में इसमें होता क्या है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैडमियम जब हमारे जॉइंट के अंदर डिपोजिशन हो जाता है तो वहां पर जॉइंट पेन जैसी समस्याएं आम हो जाती है, और ये एक सिम्टोम है कैडमियम का। तो कैडमियम की वजह से इटाई नाम का एक रोग होता है। ये बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन के अंदर से है। यहां पर पूछा जाता है, एक जब एक्स्ट्रा अमाउंट में कॉपर हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो कॉपर के अत्यधिक जमाव की वजह से हमारे अंदर हो जाता है विल्सन नाम का रोग, जिसका क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दिया गया है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि आप लोग कॉपर को सिलेक्ट करें और बता दें कि सर कॉपर आंसर होगा। कॉपर का क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर में कॉपर का एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर विल्सन रोग आपको देखने को मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है
उसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। लीवर क्या करेगा कि लीवर के अंदर ये डिपोजिशन होने की वजह से वो उसकी सारी प्रक्रियाएं बिगड़ जाएगी और उस रोग को हम लोग कहेंगे विल्सन डिसीज। आगे एक छोटा सा डिसीज और भी होता है जो एचजी की वजह से होता है, एचजी जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। पारे की वजह से होता है मिनी माता रोग, मिनी माता रोग, और ये रोग पारे की वजह से होगा। तो ये रोग भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसके एक्स्ट्रा डियर स्टूडेंट बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास। जैसे एक रोग होता है ब्लैक लंग डिसीज, यानी कि काला फुफ्फुस रोग जो फेफड़ों से संबंधित होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति लगातार कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं उन लोगों के अंदर ये रोग आम है, ब्लैक लंग डिसीज। ऐसा ही एक रोग आता है व्हाइट लंग डिसीज, यानी कि सफेद फुफ्फुस रोग। और सफेद फुफ्फुस रोग जो होता है सीमेंट कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के अंदर ये रोग आम है, ये वहां देखने को मिलता है। देखिए बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है, हमें थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे डिसीज। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। विल्सन रोग का एक लक्षण नहीं है, हमें यह बताना कि विल्सन रोग में क्या नहीं होता है। बोलने, निगलने या शारीरिक संबंध में परेशानी आती है। तो डियर मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये विल्सन डिसीज में आपको देखने को मिलेगी। फिजिकली कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाता है व्यक्ति का, उसे बोलने में और निगलने में काफी कठिनाई का महसूस होती है। ऑप्शन नंबर बी है मांसपेशियों की अनियंत्रित गति, यानी कि अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ मसल। तो अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ मसल्स जो है ये भी यहां पर देखने को मिलता है, ये भी इसका एक सिम्टम है। पैरों अथवा पेट में निर्मित तरल, देखो लिवर से रिलेटेड रोग है तो डेफिनेटली ये एब्डोमिनल कोई डिसीज तो क्रिएट करेगा, तो एब्डोमिनल जो डिसीज है वो यहां पर क्रिएट हो जाएगी। और लास्ट इसका ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, जो मेरे हिसाब से इसका बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये एक सिम्टम नहीं है। विटामिन ए की कमी से, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया, विटामिन ए की कमी से रतुंधी होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। देखिए आज की क्लास में मैंने सभी मिक्स क्वेश्चन को रखा है, जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें समझाई जाएगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों को चीजें बताई जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल ने टारगेट किया है, मैंने कहा क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। वायरस की खोज इवॉन विस के नाम के साइंटिस्ट ने की थी। वायरस में आपको बता दूं एक अकोशिकीय जीव होता है, एक नॉन सेलुलर एनिमल होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई सेल नहीं होती। हाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इसकी अगर सेल नहीं होती तो ये बना किसका होता है, तो वायरस बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। किसका बना होता है, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा डीएनए एंड आरएनए कंबाइंड फॉर्म इज आल्सो नोन एज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए और आरएनए को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, जो जेनेटिकली क्या करते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं उनको आगे ले जाने का काम करते हैं। इसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, इसके ऑप्शन समझ लेते हैं। वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स की मैं बात कर रहा हूं आपसे। चिकन पॉक्स क्या होता है, आप लोगों ने सभी ने वायरस से होने वाले दो महत्वपूर्ण रोग है, एक छोटी माता और एक बड़ी माता, नॉर्मली इनको पढ़ा होगा। तो चिकन पॉक्स इसका एक ऑप्शन दिया है। पोलियो, पोलियो कभी भी वेरिसेला जोस्टर से नहीं होगा। पोलियो जो है पोलियो वायरस से ही होता है। पोलियो वैक्सीन को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहला जो पोलियो वैक्सीन है जॉन सॉल्कर ने बनाया था, पर ये इंजेक्टेबल था जिसको हमने आईपीवी बोला। बाद में ओरल इसको किया गया, तो एक अल्बर्ट साबिन नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ओपीवी का निर्माण किया था, ओरल पोलियो वैक्सीन। इनके बारे में मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। हेजा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बट जहां जो क्वेश्चन है वो वायरस का है, तो ये तो बैक्टीरिया है। गंदा या दूषित खाना या दूषित जल पीने से हेजा नामक रोग होता है। रेबीज आपको मैं बता दूं, इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। रेबीज रेब्डो वायरस नाम के वायरस से होने वाला एक रोग है। इसके अंदर पानी से डर लगता है और ये पागल कुत्ते या किसी पागल जानवर के काटने की वजह से होता है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा आपका चिकन पॉक्स। वेरिसेला जोस्टर नामक एक वायरस की वजह से ये रोग होता है, वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स। एक होता है स्मॉल पॉक्स जिसे हम लोग चेचक के नाम से भी जानते हैं। एक छोटा सा फैक्ट है कि दुनिया का सबसे पहला टीका चेचक का टीका था, जिसे एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। आगे की क्लासेस, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, जैसे एसएससी सीसीएल ने टारगेट किया है, सीसीएल ने। क्वेश्चन है ल्यूकोपिनिया एक प्रकार का असामान्य क्या है। ल्यूकोपिनिया एक समान का असामान्य क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। एसएससी सीएचएसएल की क्वेश्चन में आया है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर हम लोग ब्लड का क्लासिफिकेशन देखें तो ब्लड दो प्रकार का होता है। ब्लड का एक भाग प्लाज्मा से बना होता है जो 55% पोर्शन को कवर करता है।
सेकंड पोर्शन इसके अंदर आ जाती है ब्लड कणिका है, रक्त कणिका है, जिसके अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक मिल जाता है प्लेटलेट्स। क्या मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स? प्लेटलेट्स मिल जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को मैं आगे की क्लासेस में डिटेल करूंगा, फिलहाल आप डब्ल्यूबीसी को देख लीजिएगा, व्हाइट ब्लड सेल, जिसका एक नाम और भी है ल्यूकोसाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक नाम हो जाता है ल्यूकोसाइट, वैसे इसका नाम एरिथ्रोसाइट होता है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। हमारे शरीर में जब डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाए या बढ़ जाए तो उसकी वजह से रोग होता है। जब डब्ल्यूबीसी काउंट ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उसे हम लोग एक डिसीज का नाम देते हैं, और इस डिसीज का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। इस डिसीज को हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया नाम का डिसीज। इस डिसीज का नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी जो काउंट है, डब्ल्यूबीसी काउंट वो इंक्रीज करेगा। ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज करेगा। कॉमनली इस रोग को डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर यही ल्यूकेमिया का एक नाम है। एक आता है ल्यूकोपिनिया, जिसके बारे में क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ल्यूकोपिनिया जो रोग है, ये ल्यूकोपिनिया नाम का रोग डब्ल्यूबीसी काउंट के कम हो जाने की वजह से होता है। तो ल्यूकेमिया, ल्यूकोपिनिया, इसकी 4-5 प्रकार की अलग अलग सेल्स होती है। इन सेल्स के बारे में अगले सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ल्यूकोपिनिया का एक प्रकार का असामान्य है लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका में वृद्धि जो नहीं होगा, श्वेत रक्त कणिकाओं की कोशिका में कमी। देखिए डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में कमी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे लिए होगा कि डब्ल्यूबीसी यहां पर काउंट कम हो जाता है, और बाकी चीजें दोनों ऑप्शन यहां पर अलग अलग हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से, एक तितली का रूपांतरण के तीसरे चरण को क्या कहते हैं? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए कि तितली के रूपांतरण के लिए अगले क्वेश्चंस, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, तितली के बाद में मेंढक हम लोग देख लेंगे, इनके अलग अलग रूपांतरण की अवस्थाएं पूछी जाती है। फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जंतु जगत को भी टारगेट करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा एक फाइलम होता है एनिमल क्लासिफिकेशन में, जो सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है जंतु जगत का। मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर तितली जो होती है आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करेगी, और तितली के जो रूपांतरण की 4 अवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तितली के अंदर जो पहली अवस्था आती है वो आती है उसकी अंडा आ जाता है। नंबर 2 पर अंडे के बाद में जो स्टेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं लार्वल स्टेज, यानी कि लार्वा अवस्था। तो तितली सेकंड नंबर पर लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होती है। तीसरे नंबर की जो अवस्था होती है इसको हम लोग बोलेंगे प्यूपा। प्यूपा थर्ड नंबर की स्टेज होती है, और यहां पर एक वयस्क तितली का निर्माण होता है जो नंबर 4th हमारी स्टेज हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन का चुनाव कीजिए। यहां पर तीसरी अवस्था पूछी गई है, मैंने आपको 4 अवस्थाएं शो कर दी। तो तीसरी अवस्था हमारी हो जाएगी प्यूपा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर मैं मूव कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुकेंद्रीय कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? सुकेंद्रीय कोशिकाओं का मतलब होता है यूकैरियोटिक सेल्स। 2 प्रकार की कोशिका होती है डियर। कोशिका के बारे में आप सभी जानते हैं, सेल बायोलॉजी में आगे डिटेल पढ़ाने वाला हूं। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सन 65 में। बट मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो एक्चुअल में सेल थी नहीं, क्योंकि उन्हें जो दिखाई दिया था वो एक सेल वॉल थी, यानी कि कोशिका की भित्ति थी। तो कोशिका भित्ति की भी खोज यहां पर रॉबर्ट हुक आ जाएगा। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो सेल के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो मैं फिलहाल यहां पर आपको आगे में देने वाला हूं। क्वेश्चन यहां पर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। 2 टाइप हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक और एक हो जाएगी हमारी यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लीजिएगा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव चीजें, प्रिमिटिव का मतलब होता है और प्राचीन, कि ऐसी कोशिका जो अति प्राचीन मानी जाती है, जो बहुत ही पुरानी कोशिका होती है, इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो मॉडर्न सेल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर आधुनिक कोशिका जो अपडेट होने के बाद बनी। प्रोकैरियोटिक सेल्स एक ऐसी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर सेल मानी जाती है। एक सेल सुकेंद्रीय का मतलब होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस हो, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल का सीपीयू माना जाता है, जिसके थ्रू सभी काम होते हैं। तो इस सेल में तो केंद्रक था ही नहीं, तो यहां हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर केंद्रक यहां पर एब्सेंट था। अगर आप इसकी जानकारी लोगे तो यहां केंद्रक आपको क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। यहां देखेंगे केंद्रक मिलेगा। अगर आप लोग सेल ऑर्गेनेल की बात करें, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी गाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं।
तो मैं इन सभी ओराल में से आपको मैं बताऊंगा कि इस वाली सेल में केवल और केवल राइबोसोम देखने को मिला था। हाँ, राइबोसोम देखने को मिला जो पार्टिकल फॉर्म में होता है। यहां सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो है वो अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक प्रोटीन की जानकारी भी यहां पर देने वाला हूं कि हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है जो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट पाया गया, और इसी हिस्टोन प्रोटीन का रोल कहीं ना कहीं मैं आगे बताऊंगा कि जो केंद्र की झिल्ली होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में हिस्टोन प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हमारा यहां पर हम लोगों ने इतनी सारी जानकारी ली। अब एक क्वेश्चन है कि कौन सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है कि एक फीचर्स नहीं है यूकेरियोटिक सेल होने का? तो नंबर 1, अच्छी तरह से गठित केंद्रक। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो होगा ना, क्योंकि केंद्रक तो पाया जाता है और केंद्रक के बिना वो सेल यूकेरियोटिक कैसे बन सकती है? तो पहला ऑप्शन हमारा यहां पर सही है, क्योंकि ये नहीं है, ये अलग हो जाएगा। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी। देखिए एक यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति। पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति। देखिए प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि खाना बनेगा वो कहां बनेगा? हरित लवक के अंदर ही बनेगा। तो ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल अलग दिख रहा है। और एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, कि केंद्रक में केंद्र की झिल्ली तो मिलेगी ना। यहां से एक ऑप्शन हम लोगों ने निकाल लिया, जिसका सही आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में हरित लवक की अनुपस्थिति। सेल बायोलॉजी में आपको पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूं आगे की क्लासेस में, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है? देखिए ये भी सेल बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसकी क्वेश्चन की एग्जाम देख लीजिए, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। एक क्वेश्चन है कि अलग अलग ऑर्गेनेल के अलग अलग वर्क होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ऐसे ही गाल्गी का एक ऑर्गन होता है, गाल्गी बॉडी, और इस गाल्गी उपकरण की वजह से हमें सेल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे उत्पादों का भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग करने का काम। गोल्गी बॉडी के द्वारा ही पैकेजिंग, भंडारण और यहां पर संशोधन किया जाता है। मैं आपको गोल्गी बॉडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, कैमिलो गाल्गी ने। इसे हम लोग सेल का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, या ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस, यातायात प्रबंधक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहां से कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का यातायात प्रबंधक हम लोग गाल्गी काय को कहेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स के हैं। प्लास्टिड, आप लोगों को 3 प्रकार के प्लास्टिड में पढ़ाने वाला हूं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी संरचना एक खोखली नलिकाकार होती है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गाल्गी उपकरण, जिसे हम लोग पैकेजिंग के लिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एसएससी सीपीयू ने इसको टारगेट किया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेटिना के कार्य है। रेटिना आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन आंखों से संबंधित एक क्वेश्चन है। रेटिना का प्रमुख कार्य यहां पर क्या होगा? पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आईज होता है, अगर मैं रेटिना की स्ट्रक्चर की बात करूं, यहां एक लेंस हम लोग सेट करेंगे और इस वाले पोर्शन को हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। रेटिना का फंक्शन में आपको बताता हूं डियर, कि जो भी विजन हम लोग करते हैं उसका जो प्रतिबिंब होता है, इमेज, वो कहां बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। कैसा बनता है ये भी आप लोग ध्यान रखना, कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। यानी कि रियल इमेज बनेगा पर इन्वर्टेड बनेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो यहां हम इमेज को लेते हैं, इसके हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं। लेंस को अत्यधिक प्रकाश किरण नुकसान से बचाने के लिए आंखों की पलकों को बंद करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आंखों की पलकों को बंद करने में रेटिना का कोई भी रोल नहीं होता है। अगला हम लोग देखेंगे, प्रकाशग्राही कोशिकाओं के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को संसाधित करके उनमें कौन सी तस्वीर है ये करना और इसको ब्रेन तक पहुंचाना, ये भी हमारा ऑप्शन है। इसको, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नियंत्रित तरीके से आंसुओं को, देखिए आंसू लेक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं, तो आंसू निकालने में इसका वो कोई रोल नहीं है। स्पष्ट प्रतिबिंब के निर्माण के लिए लेंस से फोकस को समायोजित करना, ये तीनों इसके फंक्शन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप एक बात विशेष ध्यान दें कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं।
एक क्वेश्चन है एग्जाम्स में, एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि बॉम्बे रक्त समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोगों ने सभी ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और एक हो जाता है ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह को छोड़कर एसएससी सीपीयू टारगेट कर रहा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना तो पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूं कि एक यूनिक टाइप का ब्लड ग्रुप जो हमारे सामने जिसका क्वेश्चन है, 1952 में बॉम्बे में इसको पहली बार खोजा गया था, पहली बार ये किसी के अंदर मिला था। तो डॉक्टर यहां पर देखेंगे डॉक्टर वाई बेंडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। फिलहाल आप इसको समझें कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस रक्त समूह में व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। तो ये कथन अभी हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं, इसकी खोज पहली बार 1952 में वाई एम बेंडे, अभी मैंने जस्ट बताया, ये बिल्कुल सही कथन है। यह एच प्रतिजन, एच एंटीजन को मुक्त करने की कमी है, यह भी बिल्कुल सही है। और इनमें ना तो ए और ना ही बी प्रतिजन होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इस कथन का सही आंसर नहीं होगा। इस रक्त समूह का व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त करता है, ये किसी से भी रक्त प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो एंटीजन है वो अलग प्रकार के होते हैं। यहां हमारा सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ये सारे ऑप्शन आप लोगों के रॉन्ग हो जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीपीयू ने इसको टारगेट किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग को लेकर एक क्वेश्चन है। देखिए, ब्लड जो साइंस है वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रक्त समूह के बारे में जानकारी दे देता हूं कि रक्त समूह की जो खोज की थी 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? इसकी जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। अब इन्होंने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए। अब इनका डिटेल क्लास थोड़ा सा मैं आगे दूंगा कि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से 2 प्रकार, अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिले थे। और ये ग्लाइकोप्रोटीन अलग अलग प्रकार के थे, जिनके नामकरण इस प्रकार किए गए कि कुछ नाम को दिया था एंटीजन ए, कुछ को दिया था एंटीजन बी। किसमें पाया गया? किसी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए गए, ए और बी, और किसी में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं था। तो एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड करने का काम किया गया। जिस रक्त समूह में, जिनका रक्त समूह ए होता है उनमें एंटीजन ए पाया जाता है, और जिनका बी होगा उनके अंदर बी एंटीजन पाया जाएगा। जिनके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंस होता है उनका ब्लड ग्रुप हम लोग ए बी नाम देते हैं। और जिनके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता उन्हें हम लोग ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी की जानकारी मैं आगे देने वाला हूं। देखिए, ब्लड को क्लोट करने के लिए कि जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो कुछ समय के बाद में हमारा रक्त वहां से स्त्राव होना बंद हो जाता है, और इसे कहते हैं हम लोग रक्त का थक्का जमना। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो गिवन ऑप्शन है इसमें एक तो लिम्फोसाइट आ जाता है। डियर स्टूडेंट, लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी की एक सेल का नाम है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की एक सेल है। अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट तो हम लोग आरबीसी को ही कहते हैं। और अगर हम देखेंगे कॉन्ड्रोसाइट, तो कॉन्ड्रोसाइट भी इसका थोड़ा सा अलग ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम देखेंगे प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स काउंट जिन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और इसी प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड को क्लोट करने में। तो ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा? प्लेटलेट काउंट करेगा। देखो, मैं इनकी संख्या आपको बता देता हूं, उनके बारे में समस्त जानकारी हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1.5 लाख से, सामान्य व्यक्ति के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख तक लगभग इनकी संख्या आपको देखने को मिलती है। बाकी एंटीजन एंटीबॉडी अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको आगे की क्लासेस में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास में प्लेटलेट्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एसएससी सीएचएसएल की क्वेश्चन के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन हमारे पास में आया है कि सिनोट्रायल नोड्स कहां स्थित होते हैं। सिनोट्रायल नोड्स कहां स्थित होते हैं? सिनोट्रायल नोड, काफी बच्चों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। मैं आपको बता दूं, हमारी ह्यूमन बॉडी में सिनोट्रायल नोड्स होते हैं। कहां होते? ये देखिए ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर ऐसी कोई भी रचना हमारे अंदर नहीं पाई जाती। अगर हम लोग ब्रेन की भी बात करें और स्टोमक की बात करें तो ऐसी किसी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर वहां पर नहीं पाई जाती। बट आप जब हार्ट को टारगेट करोगे, हृदय को टारगेट करोगे, तो हृदय के अंदर साइनोट्रायल नोड्स पाया जाता है। एक होता है साइनोवियल नोड्स या साइनो ऑरिकल नोड्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में एस ए नोड के नाम से जानते हैं। एस ए नोड,
साइनो ऑरिकल नोड। अब आप लोगों ने साइनो ऑरिकल नोड, एक आप लोगों ने एवी नोड भी पढ़ा होगा, एवी नोड भी हमारे हार्ट में पाया जाता है। इसके अनादर ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। होता यह है, हमारे अंदर हृदय में 4 प्रकार के कक्ष होते हैं। 4 प्रकार के कक्ष, अगर इसमें मैं शॉर्ट डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये होते हैं हमारे ऊपर के 2 आलिंद और ये होते हैं हमारे निलय। चलिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी यहां पर हो जाए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर 4 प्रकार के ये दोनों आलिंद हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दायां आलिंद और ये हो जाएगा हमारा बायां आलिंद। ये हमारा हो जाएगा नीचे दायां निलय, निलय हो जाएगा निलय, और ये हो जाएगा हमारा बायां निलय। ये हार्ट के हमारे 4 चेंबर होते हैं। अगर हम लोग देखें इसको तो राइट ऑरिकल है ना, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। होता यह है कि दाहिने आलिंद की दीवार पर आपको ढेर सारी कोशिकाएं देखने को मिलती है और इन सेल्स का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप्स को हम लोग साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं इसका क्या रोल है। डियर स्टूडेंट्स, हार्ट को पंप करने में साइनो ऑरिकुलर नोड का सबसे बड़ा नोड होता है। मैं इसको बता दूं, इसको एग्जाम ने टारगेट किया है कि किसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से जानते हैं। पेसमेकर का संबंध भी हृदय से होता है, तो प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो प्राकृतिक पेसमेकर होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। यहां से हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं। हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है वो ऐसे नोड से पैदा होता है। ये इंपल्स क्या करते हैं, ये एवी नोड के पास पहुंचते हैं, एंट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, और ये इसको क्या करता है, पूरे के पूरे फॉर्म में एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है। इसके बाद में आप लोगों ने एक बंडल ऑफ हीस के नाम से जानकारी ली होगी, बंडल ऑफ हीस। तो बंडल ऑफ हीस के पास ये जाते हैं और बंडल ऑफ हीस के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आगे चलकर ये पुरकिंजे फाइबर के अंदर ये जो इंपल्स होते हैं ये वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी सारी जानकारी। देखिए, हार्ट का जो स्टडी होता है वो कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्डियोलॉजी। और इसकी एक सेल जो है कार्डियोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में समस्त जानकारी मैं आगे दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एसएससी सीपीयू ने इसको टारगेट किया है, गुर्दे तथा उसके कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुर्दे और उसके कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, किडनी का एक क्वेश्चन आया है, एसएससी सीपीयू ने इसको पूछा है। देखिए, नॉर्मली इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ये जल संतुलन को बनाए रखते हैं और उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। देखिए, किडनी का एक काम होता है, किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग को फिल्टर करने के बाद में वहां से जो अनवांटेड थिंग्स होती है जैसे यूरिन, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह सबको वहां से फिल्टर करने के बाद बाहर कर देता है। ठीक है, तो इसका काम है अपशिष्ट को बाहर निकालना। सेकंड, इसके अंदर आ जाता है कि सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सरीसृपों के अंदर पक्षियों की तुलना में अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे अलग दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर 2 भाग होते हैं जिनको हम लोग एक तो ग्लोमेरुलस और एक वृक्क नलिका के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, रीनल ट्यूब। देखो, मैं आपको एक जानकारी बता दूं, हमारे अंदर जो नेफ्रॉन होता है, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होता है नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन एक प्यालेनुमा रचना, अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी डिसाइड करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसके अंदर जो सेल्स आती है ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है और स्ट्रक्चर को आगे हम पढ़ेंगे। ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर ये जो कोशिका का गुच्छा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, यहां से एफरेंट आर्टरीज आती है और यहां पर ब्लड छनता है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस होती है। एक होती है अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सेकंड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पुनः अवशोषण या इसका नाम हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और थर्ड होती है स्त्रावण, जिसमें हम सेक्रेशन करते हैं। तो 3 क्रियाविधि में आगे की क्लासेस में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। उनकी बुनियादी कार्यात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जो गलत है, सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अधिक नेफ्रॉन होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। उनके सिमिलरली नेफ्रॉन यहां पर पाए जाते हैं। तो इसका सटीक आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने
ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल ने इसको टारगेट किया है। निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर नॉट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? हमारे अंदर आहार नाल होती है, थोड़ा सा आहार नाल को समझिए। देखिए आहार नाल को अगर बेसिक तरीके से समझना है तो ये वो भाग है हमारे शरीर के जिस भाग से भोजन गुजरता है और खाना गुजरे, उस भाग को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम लोग देखें तो इसका टोटल लेंथ होता है 9 to 10 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 32 फीट, है ना, 32 फीट के समथिंग इसकी लंबाई होती है। आहार नाल में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप लोग पहला भाग ले लोगे इसका बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में और भी ढेर सारे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, फेरिंग्स वगैरह। फिर हम लोग ले लेते हैं ग्रास नली को, इसोफेगस को, ग्रास नली यानी कि इसोफेगस। फिर यहाँ पर आमाशय आ जाता है यानी स्टोमक, और स्टोमक के बाद में छोटी आंत आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और इन दी लास्ट यहाँ पर आ जाती है बड़ी आंत। तो ये हमारे मेन पार्ट होते हैं किसके? एलिमेंट्री कैनाल के। तो इनके बारे में भी डिटेल में अभी आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ाऊंगा तब दूंगा। इसका सही आंसर है कि कौन सा भाग नहीं है, इसके हिस्से में मैं आपको बता दूं कि बृहदांत्र और मलाशय यहां पर आ रहा है, मुख गुहा और बकल कैविटी और इसोफेगस भी आ रहा है, गोल्गी, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, स्टोमक और इंटेस्टाइन भी यहां पर आ रहा है, बट लीवर एंड, थोड़ा सा इसका आप लोग इंग्लिश वाले ऑप्शन देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि इंग्लिश ऑप्शन में लीवर और पैंक्रियाज यहां पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि लीवर एंड पैंक्रियाज जो है वो पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल के। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया डी। आगे के क्वेश्चंस पर हम लोग मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का एक अपक्षय विकार है या एक गंभीर स्थिति है जो पागलपन का कारण बनती है, अर्थात मानसिक कार्यों में लगातार क्षय जिसका परिणाम स्मृति लोप यानी कि यहां पर मेमोरी लॉस और असामंजस्य के रूप में होता है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से इसको आप समझ लीजिए कि मस्तिष्क की एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, वो भूल जाता है कि मैं क्या था, वो सही से ध्यान नहीं लगा पाता है, किसी चीज को प्रॉपर वे में समझ नहीं पाता है, तो ध्यान ना लगाना एक अवधान होता है। इसके अलावा भूल जाना, मेमोरी लॉस होना, तो ये किस बीमारी में? देखिए मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में आने लगे हैं, हम लोग इसको आगे भी डिटेल करेंगे। यहां पर ऑप्शन दिया है अलग अलग, एक आता है सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया नाम का एक रोग होता है, तो ये थोड़ा सा अलग है। अल्जाइमर हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा ये रिलेटेड है, स्मृति लोप, एनेशिया या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आघात। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके लिए होने वाला है अल्जाइमर। अल्जाइमर डिसीज जो होता है ब्रेन का, वो डिसीज है जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर स्मृति लोप यानी कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम जो आती है। एक और डिसीज इंपोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं, एक डिसीज होता है डियर स्टूडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस नाम का रोग। अब ये मेनिनजाइटिस नाम का रोग कहां होता है? ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेन है वो 8 क्रेनियल बोन के द्वारा कवर है। क्रेनियल बोन होती है हमारे अंदर 8 होती है, इनके बारे में आगे मैं जानकारी दूंगा। और इसके नीचे होती है पेरिटोनियम नाम की झिल्ली, और इस पेरिटोनियम की वजह से हमारा ब्रेन कवर होता है। और इस पेरिटोनियम में अगर स्वेलिंग आ जाती है, और इसका रीजन होता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई कवक भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, इन तीनों की वजह से मेनिनजाइटिस या फिर पेरिटोनियम में सूजन आ जाता है। तो जब पेरिटोनियम झिल्ली में सूजन आता है तो उस रोग को हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट मेनिनजाइटिस नाम का रोग। काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अल्जाइमर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल आर पार्ट ऑफ व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो किडनी होती है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में मैंने आपको इस तरीके से प्यालेनुमा एक रचना बनाई थी, और इस रचना को आगे चलकर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी यहां पर डिवाइड हो जाती है। मैंने आपको कहा था ये जो रचना देखने को मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल।
और ये जो प्यालेनुमा रचना है ना, इसी के अंदर पहली प्रोसेस जिसको हम लोग मूत्र निर्माण का पहला प्रक्रम बोलते हैं, नाम इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी अति सूक्ष्म निस्पंदन। तो अति सूक्ष्म निस्पंदन की जो प्रक्रिया है वो यहीं पर संपन्न होती है। इस प्यालेनुमा रचना में ये जो आर्टरी है अंदर जाकर छोटी छोटी कोशिका गुच्छों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं या फिर ग्लोमेरुलस। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कोशिका गुच्छ है और बोमेन्स कैप्सूल है, ये पार्ट है हमारे किससे संबंधित, ये हमारी किडनी से संबंधित है, लंग्स से संबंधित है, यानी कि किडनी से संबंधित। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आगे किडनी को मैं और भी डिटेल पढ़ाने वाला हूं आगे की क्लासेस में। एसएससी एमटीएस में इसको टारगेट किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है हमारे सामने, हाइपोथैलेमस का एक छोटा सा क्षेत्र होता है, किसका एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जरूरी भूमिका निभाता है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा है कि आज के सेशन में ब्रेन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आगे के सेशन में भी रहेंगे। तो हाइपोथैलेमस आप लोगों को पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अग्र मस्तिष्क का, यानी कि फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। जैसे आपने सेरेब्रम पढ़ा होगा, थैलेमस पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस पढ़ा होगा, तो हाइपोथैलेमस इसका एक पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस देखा जाए ब्रेन का एक पार्ट होता है। इसके 3 भाग होते हैं मस्तिष्क का। अगर मैं छोटे छोटे बिंदुओं के तहत इसके फंक्शन को मैं आपको शो करना चाहूं तो हाइपोथैलेमस हमारे अंदर, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन कहलाता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। इसे एक नाम से और जाना जाता है एंडोन्यूरॉन ऑर्गन। एंडोन्यूरॉन कौन है, तो एंडोन्यूरॉन के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे कि एंडोन्यूरॉन किसको कहा जाता है, तो एंडोन्यूरॉन में भी नाम आ जाएगा किसका, हाइपोथैलेमस का। आगे हम लोग देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के अंदर ही आप लोगों को भूख और प्यास का अनुभव होता है, कि जो भूख और प्यास लगती है वो हाइपोथैलेमस के अंदर ही होती है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा भूख और प्यास। नेक्स्ट टॉपिक इसको हम लोग देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंसिंग होता है, जिसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट, परासरणी नियमन, शरीर के अंदर जल की मात्रा को रेगुलेट करना, यह काम भी हमारा किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। तो जल नियमन का काम भी किसका हो जाएगा, हाइपोथैलेमस का। इसे ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से एग्जाम टारगेट करता है। अगला अगर एक मैं टॉपिक बताऊं तो थर्मो रेगुलेशन नाम से भी एक टॉपिक आता है। थर्मो रेगुलेशन यानी कि ताप नियमन, शरीर में तापमान को बढ़ाने और कम करने का जो काम है वो हाइपोथैलेमस का ही होता है। तो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाइपोथैलेमस से पूछे जाते हैं, आगे इनको भी हम लोग टारगेट करेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिएगा हाइपोथैलेमस के बारे में पूछा गया, केवल पूछा गया सिंपल क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का यह एक भाग होता है। आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो आज का जो सेशन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बड़ा ही मजा आया होगा आज के सेशन में, और उम्मीद मैं करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, ताकि सभी को एक बहुत अच्छा कंटेंट पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल सके। तो इसी आशा के साथ में आज का सेशन में यहीं तक, और जय हिंद जय भारत।